हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ISLM मॉडल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस ISLM मॉडल को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। पहले हम करेंगे कि IS कर्व क्या होती है, फिर हम करेंगे कि LM कर्व क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि इन कर्व्स का स्लोप किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फिर हम चेक करेंगे कि ये दोनों कर्व शिफ्ट किस किस रीजन की वजह से होती हैं। उसके बाद हम इनका इक्विलिब्रियम देखेंगे कि IS और LM का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, और फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से IS कर्व और LM कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे कि IS कर्व की इक्वेशन क्या होती है, LM कर्व की इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो ISLM मॉडल है ये हम 2 से 3 वीडियो में करने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे IS कर्व क्या होती है, LM कर्व क्या होती है, IS कर्व और LM कर्व का स्लोप किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा IS कर्व और LM कर्व शिफ्ट किस किस रीजन की वजह से होती हैं। तो बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन मांगता है, तो अगर आप इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। ठीक है, वरना ये टॉपिक आसानी से समझ नहीं आएगा और फिर आप क्या करेंगे, 2-3 चैनल पे जाएंगे, अलग अलग वीडियो देखेंगे और उसमें से कुछ रट्टा मार के एग्जाम में कराएंगे। तो इसे ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, ISLM मॉडल में IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और S का मतलब होता है सेविंग। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट और S का मतलब है सेविंग। और LM में L का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है? देखिए, केन्स ने मनी डिमांड को कहा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसीलिए हम इसे L से डिनोट करते हैं। और M का मतलब होता है मनी सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व यानी कि IS कर्व, यहाँ पे है मनी डिमांड मनी सप्लाई कर्व यानी कि LM कर्व। L का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब देखिए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, केन्स की थ्योरी आई थी 1936 में। केन्स से पहले थे हमारे प्री केन्शियन या फिर क्लासिकल्स। अब क्लासिकल का क्या कहना था, क्लासिकल ने कहा था जी अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि इकोनॉमी जो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमेशा होती है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी है तो आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा। अब आउटपुट उतना का उतना है, आउटपुट बढ़ नहीं रहा और डिमांड बढ़ रही है, तो चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मनी सप्लाई का सिर्फ इतना सा काम था कि वो इन्फ्लेशन ले आती थी। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, ना ही उसकी वजह से आउटपुट बढ़ने वाला है मनी सप्लाई की वजह से, ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है या फिर इनकम बढ़ने वाली है। बेसिकली क्लासिकल ने कहा कि मॉनेटरी फैक्टर का रियल फैक्टर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मॉनेटरी फैक्टर का यानी कि मनी सप्लाई का रियल फैक्टर यानी कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मॉनेटरी फैक्टर और रियल फैक्टर को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। इसी चीज को नाम दिया गया था क्लासिकल डाइकोटोमी। डाइकोटोमी होता है 2 पार्ट में विभाजन। तो क्लासिकल डाइकोटोमी का मतलब हुआ कि रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल कैन बी एनालाइज्ड सेपरेटली, यानी कि नॉमिनल वेरिएबल का रियल वेरिएबल पे और रियल का नॉमिनल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसे हम पढ़ें, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल डाइकोटोमी इज द आइडिया एट्रीब्यूटेड टू क्लासिकल एंड प्री केन्शियन इकोनॉमिक्स। ये आइडिया किससे रिलेटेड है? क्लासिकल और प्री केन्शियन इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और इनका मतलब क्या है कि आप रियल और नॉमिनल वेरिएबल को अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब इसके बाद 1936 में आए केन्स जी। अब केन्स ने क्या कहा, केन्स ने गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया। केन्स ने कहा कि अगर इकोनॉमी में मान लीजिए ये मनी डिमांड है, ये मनी सप्लाई है और ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह ये है हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये I1 हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड है। तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम आ गया ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो हमने मल्टीप्लायर से देखा ही है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से मल्टीप्लायर की वजह से इनकम ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ओके, तो इनका कहना था कि मॉनेटरी फैक्टर्स का रियल फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है, कि अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी में इनकम बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा।
ओके तो मॉनेटरी फैक्टर का रियल फैक्टर पे इफेक्ट पड़ता है, ये इन्होंने प्रूव कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ये बात नहीं करी कि रियल फैक्टर का मॉनेटरी फैक्टर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ओके तो 1936 में जब केन्स आए, केन्स ने अपनी थ्योरी दी, उसके कुछ मंथ बाद ही हिक्स ने अपनी थ्योरी दी थी ISLM मॉडल को लेकर, जहां पे उन्होंने गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को इंटीग्रेट किया, यानी कि उन्होंने बात की कि मॉनेटरी फैक्टर और रियल फैक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं। मॉनेटरी फैक्टर का रियल फैक्टर पे और रियल फैक्टर का मॉनेटरी फैक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। वहीं पे बाद में इस थ्योरी को एलन ने मॉडिफाइड भी किया था, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ISLM मॉडल हिक्स एंड एलन ने दिया था। कई जगह सिर्फ हिक्स भी कह सकते हैं, तो इस बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया ISLM मॉडल का। अब IS कर्व की बात कर लेते हैं हम पहले, फिर हम बात करेंगे LM कर्व की। ओके पहले हम IS कर्व की बात कर लेते हैं। देखिए IS कर्व क्या होती है? IS कर्व बताती है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके तो बेसिकली IS कर्व हो चाहे LM कर्व हो, ये क्या बताएंगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम में रिलेशन बताएगी। ठीक है, IS कर्व होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम में नेगेटिव रिलेशन बताएगी। LM कर्व होगी अपवर्ड स्लोपिंग, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम में पॉजिटिव रिलेशन बताएगी। कैसे बताएगी वो देख ले। देखिए हमें पता है कि ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। ये I0 है हमारी इन्वेस्टमेंट। ये हमने दूसरा फिगर लिया, यहाँ पे ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व भी कहते हैं, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, या फिर कह लीजिए इनकम लाइन, या फिर कह लीजिए आउटपुट लाइन, ये सब इसका नाम है। ये 45 डिग्री लाइन है, ये केन्स की थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। इसके आगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिख रहे हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू में कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमारी इनकम किस में जाती है? कंजम्पशन पे जाएगी या फिर हम सेविंग पे करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर किस पे होगा? या तो कंजम्पशन पे होगा या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। तो कंजम्पशन से कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट इक्वल है सेविंग के। ओके और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमें इन्वेस्टमेंट पता लगी, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया, ये हमें पता लग गया इनकम, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अब हमें IS कर्व निकालनी है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में रिलेशन निकालने वाला भी एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये हमने फिगर बना लिया। ये है हमारा R0 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस टाइम इकोनॉमी में, और ये Y0 को अगर हम इस रो को नीचे ले जाएं तो ये है हमारी इनकम। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया इन दोनों का। यहाँ तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा। अब अगर इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से क्या हुआ? हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पहले I0 थी इन्वेस्टमेंट, अब I1 हो गई। अब यहाँ पे हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। I0 इन्वेस्टमेंट थी, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, यानी कि हमारी ये एग्रीगेट डिमांड कर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी डिमांड कर अपवर्ड शिफ्ट हो गई और ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और हमें पता है जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मल्टीप्लायर की वजह से केन्स ने कहा था हमारी इनकम भी बढ़ती है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी हमारी इनकम भी बढ़ गई। ठीक है, अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1। यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? R0 से डिक्रीज होके R1 हो गया। ये हमारा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारी इनकम Y0 से बढ़ के क्या हो गई है? Y1 हो गई है। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये आता है हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिक्रीज हो जाता है, R2 हो जाता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। ठीक है, I1 से बढ़ के I2 हो गई। और अब यहाँ पे देखें हम I1 से बढ़ के इन्वेस्टमेंट I2 हो गई, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व फिर शिफ्ट हो जाएगी। और ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या हुआ? इनकम बढ़ गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है और आउटपुट बढ़ने से इनकम बढ़ती है। तो ये आ गया हमारा R2 नया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गई हमारी Y2 न्यू इनकम। तो अगर हम इस फिगर में बनाएं तो ये R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये Y2 हमारी न्यू इनकम है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इन सब पॉइंट को मिलाने में हमारे पास जो कर्व आती है उसे हम कहते हैं IS कर्व। और IS कर्व हमें क्या रिलेशन बताती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम था ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम के बीच में रिलेशन बताती है IS कर्व। अब आप कहेंगे सर अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम के बीच में रिलेशन बताती है तो आप इसे IS कर्व क्यों कहते हैं? मतलब कि इसे इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व क्यों कहते हैं? देखिए इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल है, या फिर कह लीजिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कंजम्पशन प्लस
सेविंग है, कंजम्पशन से कंजम्पशन गया तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू में सेविंग है। तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में रिलेशन बता रही है जहां पे इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होगी। तो आईएस कर्व की एक और डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि आईएस कर्व डिपिक्ट द सेट ऑफ ऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। आईएस कर्व क्या बताती है? सेट ऑफ ऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल इनकम एट विच टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल सेविंग। और हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशन है और इसी वजह से आईएस कर्व क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब इसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, नेशनल इनकम की जगह हम इसे आउटपुट भी कह सकते हैं या फिर जीडीपी भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हमारा आउटपुट बढ़ेगा या जीडीपी बढ़ेगी तभी हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगी। ओके, तो आईएस कर्व के बीच में हमें रिलेशन पता लगी। आईएस कर्व क्या बताती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के बीच में रिलेशन। नेशनल इनकम कौन सी है? ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है, यानी कि वो नेशनल इनकम जिसपे इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल है। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये हमारी आईएस कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब हमने चेक करना है कि स्टीपनेस ऑफ आईएस कर्व किस पे डिपेंड करती है, या फिर कह लीजिए स्लोप ऑफ आईएस कर्व किस पे डिपेंड करता है। स्लोप का क्या मतलब है कि आईएस कर्व हमारी फ्लैट होगी या आईएस कर्व हमारी थोड़ी वर्टिकल होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। देखिए, ये हमने आईएस कर्व निकाली, ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व थी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व थी, ये हमारी इनकम लाइन थी, ये हमने आईएस कर्व ड्रॉ करी अभी। ओके, अब देखिए, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे ऐसे है, अगर ऐसे ना होके ऐसे होती, थोड़ी सी फ्लैट होती, इस फ्लैट का मतलब क्या है? इलास्टिक। हमें पता है इतनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती है कोई कर्व उतनी ज्यादा क्या होती है? इलास्टिक होती है, और जितनी ज्यादा वर्टिकल होती है उतनी ज्यादा क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। अब ये थोड़ी सी हमने हॉरिजॉन्टल बना दी, यानी कि ये इलास्टिक बना दी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थोड़ी सी मात्रा में चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा चेंज होगी तो हमारी इनकम भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ओके, यानी कि थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसी वजह से हमारी आईएस कर्व फ्लैट हो जाती है। ये देख सकते हैं आईएस कर्व यहाँ पे थोड़ी फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ी वर्टिकल थी। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर्व हमारी रिलेटिवली फ्लैट होगी उतनी ज्यादा हमारी आईएस कर्व भी फ्लैट होगी, या फिर हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर्व इलास्टिक होगी या हॉरिजॉन्टल होगी उतनी ज्यादा हमारी आईएस कर्व भी इलास्टिक या फिर हॉरिजॉन्टल होगी। तो पहली चीज तो हमारा स्लोप किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व रिलेटिवली इलास्टिक होगी उतना ज्यादा हमारी आईएस कर्व क्या होगी? रिलेटिवली फ्लैट होगी, या फिर कह सकते हैं इसका स्लोप उतना ही कम होगा। जितना इन्वेस्टमेंट कर्व फ्लैट है उतना हमारी आईएस कर्व का स्लोप फ्लैट है, स्लोप कम है। सेकंड चीज जो है जिसपे हमारी आईएस कर्व का स्लोप डिपेंड करता है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर। मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? देखिए, मल्टीप्लायर होता है के से, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल वाई अपॉन में डेल आई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चेंज होगी उससे कई गुना मात्रा में हमारी इनकम चेंज होती है। तो यानी कि अगर हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चेंज होने से इनकम बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरा, हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। तो जितना मल्टीप्लायर ज्यादा है उतना मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, और मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज्यादा होने का क्या मतलब है कि कंजम्पशन लाइन का स्लोप ज्यादा है। कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या होता था? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था, है ना। हम ऐसे लिखते थे C इज इक्वल टू में A प्लस बी वाई। ये B क्या था? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे हम कहते थे स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं, इस बार देखिए इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप हमने चेंज नहीं किया, इस बार स्लोप किसका चेंज हुआ है? एग्रीगेट डिमांड कर्व का। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन का स्लोप ज्यादा है क्योंकि मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज्यादा है, इसीलिए ये स्लोप भी ज्यादा है। तो अब जब एग्रीगेट डिमांड पर शिफ्ट हो रही है, आप देख रहे हैं इनकम बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चेंज होने से मल्टीप्लायर की वजह से इनकम चेंज ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ और उसी की वजह से इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन हमारी इनकम बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज हो गई क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी उतनी हमारी आईएस कर्व फ्लैट होगी, यानी कि उतना ही हमारी आईएस कर्व का स्लोप कम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर पे भी डिपेंड करता है आईएस कर्व का स्लोप। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर ज्यादा हो आईएस कर्व रिलेटिवली फ्लैट होती है, और जब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो आईएस कर्व स्टीप होती है। तो आईएस कर्व का आपको पता लग गया किस वजह से फ्लैट होगी और कब स्टीप होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम शिफ्ट इन आईएस कर्व। आईएस कर्व में शिफ्ट कब कब होगा? देखिए, ये हमारी आईएस कर्व। ओके, अब हमें पता है एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आईएस कर्व में क्या देखा था हमने? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है। ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा हमारी इनकम क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आईएस कर्व में क्या होती है, मूवमेंट होती है। आईएस कर्व शिफ्ट नहीं हो रही, मूवमेंट हो रही है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होता है, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है? नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को स्कूल बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, ओके, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होगा, हमारी आईएस कर्व शिफ्ट होगी। हमारी इन्वेस्टमेंट केन्स ने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो हमारी आईएस कर्व में मूवमेंट होगी, शिफ्ट तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा किसी वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो हमारी आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया और टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो हमें नई मशीनें खरीदनी पड़ेगी जो टेक्नोलॉजिकली बेटर हो, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ओके। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलावा किसी भी वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो हमारी क्या होगी, आईएस कर्व शिफ्ट होगी। इसके अलावा कंजम्पशन, कंजम्पशन किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी वाई। ये वाई क्या है, हमारी इनकम है। इनकम तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये तो हम ले नहीं सकते। ए क्या है, हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन भी चेंज होती है तब भी हमारी आईएस कर्व शिफ्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का चेंज आता है, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, और वो चेंज क्या नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं है तो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो हमारी आईएस कर्व क्या हो जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। वहीं पे ये सारे एक्सपेंडिचर अगर कम हो गए तो हमारी आईएस कर्व क्या हो जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को आईएस कर्व के बारे में तो सब कुछ पता लग गया होगा। अब हम चेक कर लेते हैं एलएम कर्व के बारे में। देखिए एलएम में क्या था, एल का मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी मनी डिमांड, एम का मतलब था मनी सप्लाई, ओके। अब केन्स ने कहा था मनी डिमांड जो है ना, दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक होता है रियल इनकम पे, आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी आप उतना ज्यादा मनी डिमांड करेंगे, और दूसरा डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जितना इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा आप मनी डिमांड कम करेंगे, क्योंकि आप अपना पैसा क्या करेंगे, बैंक में रख। अब देखिए ये हमारी मनी डिमांड कर, ये हमारी वाई जीरो क्या है, इनकम है। वाई जीरो इनकम पे ये हम मनी डिमांड कर रहे हैं, ये हमारी मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई कर वर्टिकल क्यों होती है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे ये हो, मनी सप्लाई उतनी ही रहेगी, क्योंकि मनी सप्लाई डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के डिसाइड नहीं करता कि हमें इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई रखती है। तो ये मनी सप्लाई कर हमारी वर्टिकल है और इस पॉइंट पे मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल है, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ओके। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे क्या है, इनकम है। और मैंने आपको बताया था आईएस एंड एलएम कर्व दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट और किसके बीच में रिलेशन बताती है, नेशनल इनकम के बीच में, या फिर कह लीजिए आउटपुट के बीच में या जीडीपी के बीच। तो अगर हमने दूसरे फिगर में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम की रिलेशन बनानी हो तो ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 जो कि ये है, और ये आ गई हमारी Y0 इनकम। तो इनको मिलाएंगे तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए इकोनॉमी में क्या हुआ, इनकम इंक्रीज होगी, Y1 इंक्रीज होगी इनकम, ठीक है, Y0 से बढ़ के Y1 होगी, तो इससे मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारी Y1 इनकम है, मनी डिमांड इंक्रीज होगी। अब मनी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा ताकि लोग मनी डिमांड कम करें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, R0 से R1 हो गया है, और इनकम क्या हो गई है, Y0 से Y1 हो गई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R0 से R1 हो गया, इनकम Y0 से Y1 होगी, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी तरह फिर से अगर इनकम बढ़ जाए, Y1 से बढ़ के Y2 हो जाए तो हमारी मनी डिमांड फिर बढ़ जाएगी, और सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो R2 हो गया हमारा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये R2 हमारा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये Y1 हमारी न्यू इनकम। तो इनको मिलाएंगे ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, और इन तीनों पॉइंट को मिलाने पे हमारी मिलती है एलएम कर्व। एलएम कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि रिलेशन बताती है कि इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ती है और मनी डिमांड के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बताती है। इसी वजह से एलएम कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो एलएम कर्व की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, LM curve depict all level of income and interest rate at which money supply equal to money demand या फिर liquidity, ठीक है। LM कर्व क्या बताती है, ऑल सेट ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में रिलेशन जहां पे मनी सप्लाई इक्वल है मनी डिमांड के। तो ये थी हमारी LM कर्व। अब अगर हमने LM कर्व का स्लोप देखना हो कि LM कर्व की स्लोप किस पे डिपेंड करता है या उसकी स्टीपनेस किस पे डिपेंड करती है, LM कर्व हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, ये चीज किस पे डिपेंड करती है। देखिए ये हमने निकाली LM कर्व, ये हमारी इनकम थी, इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, और यहाँ पे हमने रिलेशन बता दी कि कैसे इनकम के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओके।
अब मान लीजिए हमारी इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड इतनी ना बढ़ के इतनी ज्यादा बढ़ जाती, यानी कि मनी डिमांड इनकम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इलास्टिक होती, तो क्या होता? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम बढ़ी, मनी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। y0 से y1 इनकम हुई तो मनी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जब मनी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इनकम थोड़ी सी बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर मनी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक हो इनकम को लेके, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही हो, थोड़ी सी इनकम चेंज होने से मनी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही हो, तो एलएम कर क्या होती है? स्टीप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएम कर थोड़ी हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पे एलएम कर क्या है? स्टीप है, क्योंकि मनी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रेटर द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, जितनी ज्यादा एक्सटेंट से डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी इनकम के बढ़ने से, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, और उसी वजह से एलएम कर्व बहुत ज्यादा स्टीप होगी। या फिर अदर वर्ड्स में कह सकते हैं हम, जितनी ज्यादा मनी डिमांड इलास्टिक होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। इलास्टिक किसके रिस्पेक्ट में है? चेंज इन इनकम, यानी थोड़ी सी इनकम चेंज कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उतनी ज्यादा एलएम कर्व स्टीप होगी। और जितनी ज्यादा ये लेस इलास्टिक होगी विद रिस्पेक्ट टू इनकम, उतनी ज्यादा एलएम कर्व क्या होगी? फ्लैट होगी। ये आपने याद रखना है। अब देखिए केन्स ने हमें बदला था मनी डिमांड जो है तीन टाइप की होती है, ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड। प्रिकॉशनरी डिमांड जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। प्रिकॉशनरी डिमांड का मतलब होता है कि आपको इमरजेंसी के लिए जो आप थोड़ा पैसा रखते हैं उसे हम प्रिकॉशनरी डिमांड कहते हैं। मेन होता है ट्रांजैक्शन डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड। ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड करती है इनकम पे, कि आपने ट्रांजैक्शन के लिए कितना पैसा रखना है। जितनी आपकी इनकम होगी उतना आप ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे, उतना ही आप पैसा रखेंगे ज्यादा। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है? देखिए स्पेकुलेटिव डिमांड होती है आप अपने पास थोड़ा पैसा रखते हैं, ठीक है, किस लिए रखते हैं? कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो इसका मतलब है बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, आप फटाफट बॉन्ड खरीद लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो जाती है, यानी कि लोग अपना पैसा बॉन्ड में या फिर चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही लगा देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पे अगर इनकम बढ़ेगी ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ जाएगी। तो ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड करती है इनकम पे, और स्पेकुलेटिव डिमांड डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम बढ़ी तो हमारी डिमांड बढ़ी। ये डिमांड कौन सी थी? ट्रांजैक्शन डिमांड थी। तो जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ेगी इनकम के चेंज होने पे, उतना ज्यादा हमारा एलएम कर्व स्टीप होगी। अब देखिए मनी डिमांड किसके इक्वल है? ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड। आपकी इनकम बढ़ी, आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ गई, यानी कि मनी डिमांड बढ़ गई, और हमारी एलएम कर्व स्टीप होगी। लेकिन मनी डिमांड बढ़ने से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो जाती है। अब अगर स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो गई तो यानी कि मनी डिमांड कम होगी, फिर तो हमारी एलएम कर्व स्टीप होगी नहीं। तो हमने क्या करना है? स्पेकुलेटिव डिमांड को इंटरेस्ट के बढ़ने के बाद कम होने से रोकना है, तभी एलएम कर्व स्टीप होगी, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इनकम के बढ़ने से, स्पेकुलेटिव डिमांड कम रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से, तभी हमारी एलएम कर्व स्टीप होती है। तो हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड हाईली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इनकम, और स्पेकुलेटिव डिमांड लेस रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब एलएम कर्व स्टीप होगी। वहीं पे अगर उल्टा कर दें, ट्रांजैक्शन डिमांड लेस रिस्पॉन्सिव हो विद रिस्पेक्ट टू इनकम, या फिर कह लीजिए हम ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, तब एलएम कर्व क्या होती है? फ्लैट हो जाएगी। ओके, वहीं पे स्पेक्युलेटिव डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं स्पेक्युलेटिव डिमांड हाईली इलास्टिक हो विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये चीज का याद रखिएगा, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू इनकम है तो हम ट्रांजैक्शन डिमांड की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट है तो हम स्पेकुलेटिव डिमांड की बात करें। तो अगर हाईली इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट तो एलएम कर्व फ्लैट हो जाएगी। ओके, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू इनकम डिमांड जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उतनी एलएम कर्व स्टीप होगी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी डिमांड इन इलास्टिक होगी उतनी ज्यादा एलएम कर्व स्टीप होगी। एक तो ये बात होगी, ठीक है। उसी तरह जितनी ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू इनकम डिमांड इन इलास्टिक होगी उतनी ज्यादा एलएम कर्व फ्लैट होगी। विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी डिमांड इलास्टिक होगी उतनी एलएम कर्व फ्लैट होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ एलएम कर्व या फिर स्टीपनेस ऑफ एलएम कर्व किस पर डिपेंड करती है। अब हम देख लेते हैं शिफ्ट एलएम कर्व किस किस वजह से होती है। देखिए ये हमने देखा था कि मनी सप्लाई थी, ये मनी डिमांड थी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और ये हमने एलएम कर्व ड्रॉ करी थी। अब ये मनी डिमांड किसकी वजह से बढ़ रही थी? इनकम के बढ़ने की वजह से मनी डिमांड बढ़ रही थी। ये मनी सप्लाई हमने क्या मानी थी? कांस्टेंट मानी थी। अब मान लीजिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई चेंज हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। पहले क्या था? R0 था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 से घट के ये आ गया नया R0। इस मनी डिमांड में क्या था? इंटरेस्ट रेट R1 था, यहाँ पे भी घट के ये न्यू R1 आ गया। ओके,
यहाँ पे इस मनी डिमांड कर्व में क्या था, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से घट के यहाँ आ गया, यानी कि न्यू R2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, इनकम चेंज हुई, इनकम चेंज नहीं हुई है, सिर्फ मनी सप्लाई चेंज हुई है, और मनी सप्लाई चेंज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। इनकम यही थी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इनकम ये थी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया। सिमिलरली इनकम वही रही लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम हो गया। कम क्यों हुआ है, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, इनकम में कोई चेंज नहीं आया। तो अब इन सब पॉइंट को हम मिलाएं तो हमारे पास न्यू LM कर्व आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई हम बढ़ाते हैं LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है, मनी सप्लाई अगर हम घटाएंगे LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो एक पॉइंट तो हमें ये पता लग गया, एज मनी सप्लाई इंक्रीज LM कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड, एज मनी सप्लाई डिक्रीज LM कर्व शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। दूसरा पॉइंट देखिए, ये हमारी मनी सप्लाई कर्व, ये हमारी मनी डिमांड कर्व, ये हमारे डिफरेंट पॉइंट है मनी डिमांड के। यहाँ पे मैंने मनी डिमांड कर्व इसलिए नहीं बनाई बाकी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इनकम है। अब हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है मनी डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होती है, हमें पता है। लेकिन अगर मान लीजिए मनी डिमांड किसी और रीजन से अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, मान लीजिए प्राइस के बढ़ने से अपवर्ड शिफ्ट हो रही है मनी डिमांड, तब क्या होगा, मनी डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हुई, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे Y0 ही है, यहाँ पे भी Y0 थी, लेकिन मनी डिमांड हमारी अपवर्ड शिफ्ट हो गई, और मनी डिमांड के अपवर्ड शिफ्ट होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम राइट साइड वाले फिगर में देखें, इनकम हमारी सेम टू सेम है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ पे होगा, इनकम हमारी सेम टू सेम रहेगी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाएगा, और सिमिलरली इधर होगा, इनकम हमारी सेम टू सेम रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यानी कि LM कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि अगर मनी डिमांड हमारी इंक्रीज होती है, LM कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही, क्योंकि अगर इनकम बढ़ती तो हमारी मूवमेंट होती है LM कर्व पे, शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ मनी डिमांड बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन मनी डिमांड फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मनी डिमांड इंक्रीज होती है हमारी LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अगर मनी डिमांड डिक्रीज होती है हमारी LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था शिफ्टिंग का केस LM कर्व का, ये दोनों केस आपने याद रखने हैं। तो आई होप आपको IS और LM कर्व समझ में आ गई होगी बेसिकली होती क्या है। IS कर्व क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशन बता रही है, LM कर्व क्या बता रही है, पॉजिटिव रिलेशन बता रही है। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका इक्विलिब्रियम कब आता है, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं IS कर्व और LM कर्व की। देखिए हमने IS कर्व की बात करी, IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हमने डेफिनेशन की भी बात करी थी कि IS कर्व की क्या बताती है, इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के बीच में रिलेशन बताती है जब टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल हो टोटल सेविंग के। और IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ेगी। अब IS कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता था, पहला डिपेंड करता था इन्वेस्टमेंट के स्लोप पे। जितना इन्वेस्टमेंट कर्व फ्लैट होगी हमारी IS कर्व क्या होगी, फ्लैट होगी। ओके, जितना इन्वेस्टमेंट कर्व हमारी स्टीप होगी IS कर्व उतनी ही स्टीप होगी। दूसरा डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा IS कर्व फ्लैट होगी, मल्टीप्लायर जितना कम होगा IS कर्व उतनी स्टीप होगी। ओके, ये हो गया IS कर्व का स्लोप। अब IS कर्व में शिफ्टिंग किस वजह से होती थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है, लेकिन उनके बढ़ने का कारण क्या नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से तो IS कर्व में क्या होती है, मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि ऑटोनॉमस है वो बढ़ते हैं और उनके बढ़ने का कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पे अगर ये सब एक्सपेंडिचर घटता है तो IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और LM कर्व के बारे में हमने पढ़ा, LM कर्व क्या बताती है, ऑल लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एट विच मनी सप्लाई इक्वल मनी डिमांड। और LM कर्व थी हमारी अपवर्ड स्लोपिंग। LM कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा था, एक तो डिपेंड कर रहा था कि हमारी मनी डिमांड जो है कितनी इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, यानी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। और किस पे डिपेंड कर रहा था, हमारी मनी डिमांड कितनी इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। अगर इनकम के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा इलास्टिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के विद रिस्पेक्ट टू कम इलास्टिक होनी चाहिए, तब हमारी LM कर्व क्या होगी, स्टीप होगी। वहीं पे इनकम के विद रिस्पेक्ट टू कम इलास्टिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा इलास्टिक होनी चाहिए डिमांड, तब हमारी LM कर्व फ्लैट होगी। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। अब शिफ्टिंग और LM कर्व किस वजह से हुई थी, एक हुई थी कि हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी हमारी LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा क्या था, अगर हमारी मनी डिमांड बढ़ती है लेकिन इनकम की वजह से नहीं,
किसी और रीजन की वजह से अगर हमारी मनी डिमांड बढ़ती है, मान लीजिए प्राइस के बढ़ने से हमारी मनी डिमांड बढ़ती है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हमारी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम की वजह से नहीं बढ़ा है, देख सकते हैं आप इनकम सेम टू सेम है। तो अगर हमारी मनी डिमांड बढ़ती है तो हमारी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, मनी डिमांड घटती है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। यहाँ आप देख सकते हैं इंक्रीज इन मनी डिमांड फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम गिवन है, तो हमारी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह डिक्लाइन होता है मनी डिमांड में तो हमारी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आईएस कर्व और एलएम कर्व के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ आईएस एंड एलएम कर्व। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।